नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं हिस्ट्री ऑन मैप ये कार्यक्रम लेकर के। ये आज नवा भाग है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने पिछले 8 भाग ठीक तरीके से जाने, समझे, पढ़े और देखे होंगे और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। पिछले सेशन में या हम यूँ कह सकते हैं कि पिछले भाग में हमने वैदिक काल में जो आर्यंस हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि आर्यंस बेसिकली कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? क्या वो भारत में माइग्रेट होकर के कहीं से आए हैं या फिर यहाँ की ओरिजिनल स्पेशी के रूप में जाना जा सकता है उनको? इनके तथ्यों को खंगालने का हमने प्रयास किया था और किन-किन विद्वानों के अनुसार कहाँ-कहाँ से उनकी उद्भव स्थल या माइग्रेशन स्थल हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करी थी। तो चलिए उस इतिहास को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं और फाइनली आर्यंस कहीं से भी आए हों या फिर आर्यंस यहीं के निवासी हों, क्योंकि इसका अभी तक पूर्णतः स्पष्ट बयान कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं, परंतु सबका एक मतैक्य एक जगह पर ज़रूर होता है, वो ये है कि वैदिक जो कल्चर है, वैदिक जो काल है, वो आर्यों का काल है। तो आर्य जहां पर रहे वो क्षेत्र कौन सा है? भारत में जो आर्यों का रहने का निवास स्थान जो है वो कौन सा रहा है और किन जगहों पर उन्होंने इन वेदों को पाला पोषा, उसको फलीभूत किया आगे चल करके। तो वो जो एरिया है, वो जो इलाका है, उसको हम लोग वैदिक भूगोल के नाम से जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम वैदिक भूगोल जो है यानी वेदों से संबंधित जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र का की जानकारी यहां पर इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यही हमको करना है, वैदिक जो भूगोल है उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। अब बार बार मैं वैदिक भूगोल बोल रहा हूं या भौगोलिक स्थिति बोल रहा हूं, इसके अर्थ को थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं। हमेशा की तरह जब भी हम सेशन शुरू करते हैं तो उससे पहले उस आज के सेशन में जो भी चीजें हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उसके बारे में थोड़ी मौखिक जानकारी हम आपको देते हैं, जिससे कि आपके मन में एक दिमाग में उसकी पृष्ठभूमि बन पाए। जैसे जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो ये उस भूगोल से संबंधित हो जाता है जो वेदों में वर्णित भूमि की जानकारी हमें दे दे। वेदों में वर्णित नदियां, पर्वत, जंगल जो भी हैं, समुद्र क्षेत्र जो भी हैं, उन सब का विवरण हमको दे दे। वेदों में वर्णित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान जो है वो किन किन नदियों के माध्यम से होती है, किन किन पर्वतों के माध्यम से होती है, भूभाग कौन से हैं, वो मतलब उसको हम लोग वैदिक भूगोल के नाम से जानते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, साधारण शब्दों में कहें, तो वैदिक साहित्य जो हैं, फिर वो चाहे वेद हों, ब्राह्मण हों या फिर उपनिषद हों या फिर उनके सपोर्टिव दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों, उन सब में वर्णित जो भी भारत है, उस भारत से कौन सी भूमि दृष्टिगोचर होती है, कौन सी भूमि का एहसास होता है, वो हमको ये समझ में आता है। ये इसमें क्या नाम है, वैदिक भूगोल में हम उसको पढ़ते हैं। तो वो कौन सी भूमि है, इसका उत्तर अगर हम तलाशने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वैदिक जब शब्द बोल रहे हैं तो वैदिक ग्रंथों की बात करी जाएगी और वैदिक ग्रंथों का डिवीजन हम लोग दो हिस्सों में देखते ही हैं। इसी के आधार पर वैदिक काल का विभाजन होता है दो भागों में, जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की संज्ञा भी देते हैं ना। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की संज्ञा भी उसको देते हैं। तो वैदिक भूगोल का मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैदिक भौगोलिक भूमि से है ना। वेदों में वर्णित जो भौगोलिक भूमि है उससे उससे जो है इसका वर्णन लिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आई होप कि आपको स्पष्ट हो चुका होगा अच्छी तरह से कि टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है वैदिक भौगोलिक स्थिति, है ना। ये इसको हम बिल्कुल साधारण भाषा में वैदिक भूगोल, वैदिक भूगोल कह सकते हैं। और जब हम वैदिक भूगोल कह रहे हैं तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट आपके मन में हो रही है, और वो क्या है कि वेदों में वर्णित, वेदों अथवा वैदिक साहित्यों, वैदिक साहित्यों में वर्णित, में वर्णित भौगोलिक भौगोलिक भाग, जैसे जैसे नदियां,
भूमियां, या जिनको हम क्षेत्र कह सकते हैं, रीजन्स या क्षेत्र जो हैं, पर्वत, ठीक है, इत्यादि। ठीक, इनका वर्णन हमको देखने को मिलेगा, पर्वत इत्यादि। ठीक, ये सब चीजें जो हैं वो वैदिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? मूलतः वेदों से। और वेदों का जो काल है वो वैदिक काल है, वैदिक काल है। तो वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति में पता करनी है तो वैदिक काल का विभाजन मालूम होना चाहिए। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है आपका एक, और एक है आपके लिए उत्तर वैदिक काल, है ना। ये दो विभाजन सभी को मालूम है, पहले दिन ही मैंने बताए थे आप लोगों को। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल मूलतः ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, उसी को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जो है अन्य वेद जो भी हैं, इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद आदि का काल है, ठीक है, इनका काल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऋग्वेद में देखेंगे कौन सी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, या फिर कुछ अन्य वेदों में अगर कुछ भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है तो उत्तर वैदिक काल में उसको जानने का प्रयास करेंगे और उनको यहां पर हम नक्शे पर प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में आर्य निवास जो है उसके स्थान को सभी जगह पर एक विशिष्ट नाम से संज्ञान्वित किया गया है, और वह विशिष्ट स्थान कौन सा है? सप्त सैंधव। क्या नाम है? सप्त सैंधव। आप सब ने ये नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव। ये ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित एक नाम है ऋग्वेद में। तो निश्चित तौर पर जब हम भूमियों या क्षेत्रों की बात करेंगे तो सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव क्षेत्र जो है वो हमको अपने दिमाग में रखना है। मूलतः सप्त सैंधव का अर्थ क्या है? सिंधु की 7 नदियां, सिंधु की 7 नदियां, 7 नदियां। अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि सिंधु की 7 नदियों का अर्थ क्या है, क्या उसमें सिंधु शामिल है या नहीं शामिल है, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारी अनिश्चितता है। कई विद्वान सिंधु के सप्त सैंधव रीजन में सिंधु को इंक्लूड करके 7 नदियां बताते हैं, कुछ एक्सक्लूड करके 7 नदियां बताते हैं। तो इस 7 नदियों की पहचान को लेकर के थोड़ा बहुत संशय है, लेकिन फिर भी इतना निश्चित है कि ये जो सप्त सैंधव रीजन है, ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, ये कोई दूसरा प्रदेश नहीं है बल्कि जो वर्तमान में पंजाब है। और जब हम पंजाब कह रहे हो और जब हम पंजाब की बात कर रहे हो वैदिक संस्कृति के लिए, तो पंजाब का मतलब भारत का पंजाब, और जो अब विभाजन के पश्चात पाकिस्तान की तरफ पंजाब चला गया है वो संपूर्ण पंजाब का हिस्सा कहलाएगा। तो बेसिकली पंजाब रीजन जो है, पंज मतलब 5, आब मतलब नदियां, नदियों का स्थान। तो पंज आब में 5 वो नदियां तो शामिल हैं ही, शेष 2 नदियां, उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। अब उन्हीं का विस्तृत जो भूमि है, उन्हीं के आसपास का जो विस्तृत भूमि है, भूखंड है, उसी भूखंड को ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद में से सप्त सैंधव कहा गया है। तो यहां तक स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे अगर हम यहां पर एक छोटा सा नक्शा बना करके, एक छोटा सा नक्शा जो है आपको बना करके बताएं, तो सपोज दैट ये भारत का ये हिस्सा है, और अगर हम सिंधु नदी को यहां से ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो अब देखिए सिंधु की, आपको इतना तो मालूम ही है कि ये सतलज नदी है और ये सिंधु नदी है। तो यहां से आपको कई सारी नदियां, यहां से आपको कई सारी नदियां जो हैं आती हुई, देखती हुई, दिखती हुई मिलेंगी, है ना, इस तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है, पर्टिकुलरली ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिला, यही सप्त सैंधव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यही किस रूप में जाना जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश जो है आपका, मोटे मोटे तौर पर ये वाला जो रीजन है ये, ठीक है।
ये वाला जो रीजन है ये आपका सप्त सैंधव रीजन या प्रदेश के रूप में जाना जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है। ठीक, जैसे अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, है ना, ये सप्त सैंधव रीजन आपका रहा होगा, तकरीबन माना जा सकता है इसको, ये सप्त सैंधव रीजन। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई ये सप्त सैंधव रीजन है, इसमें पंजाब की 5 नदियां तो हैं, अन्य नदियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत देखेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि इसका वर्णन जो है हमको कहां देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जबकि ऋग्वेद में सप्त सैंधव की बात आ ही गई है, सप्त सैंधव प्रदेश की बात आ ही गई है, तो फिर हम सबसे पहले चर्चा यही करेंगे कि ऋग्वेद में नदियों के अकॉर्डिंग अगर देखें, या नदियों का जो वैदिक विवरण है, वो नदियों के वैदिक विवरण को हम थोड़ा थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमको समझ में आएगा कहां कहां से कौन कौन सी नदियां जो हैं वो वैदिक काल में देखने को मिलती। ठीक है, वैदिक साहित्य में हमको देखने को मिलती। जैसे अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में सबसे पहली बात तो यह है, वैदिक साहित्यों में नदियां, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि तकरीबन वैदिक साहित्यों में 31 नदियों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, तकरीबन 31 नदियों का। और इन 31 में से अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन हमको देखने को मिल जाता है। 25 नदियों का वर्णन हमको ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद में भी जो कई सारे सूक्त लिखे हुए हैं, उसमें से एक सूक्त है नदी सूक्त। ऋग्वेद में एक सूक्त है नदी सूक्त, इसमें बहुत सारी नदियों का वर्णन है, और अकेले इस नदी सूक्त में ही इन 25 में से 21 नदियों का वर्णन हमको नदी सूक्त में ही देखने को मिल जाता है। यानी कि वैदिक क्षेत्र नदियों से परिभाषित यदि किया जाए तो सर्वोत्तम होगा और मोस्ट ऑथेंटिक होगा। और नदी सूक्त में 21 नदियां, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऋग्वेद में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, जैसे अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें तो ये इंडिया, ये जो मैंने लोकेशन आपको बताई है, आप देख सकते हैं कि ये केवल भारत का हिस्सा नहीं है। पश्चिमोत्तर हिस्से में आप देखिए, हम पाकिस्तान को भी थोड़ा सा कवर करते हुए देख रहे हैं। तो ये जो हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है, इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में परिभाषित भी कर सकते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है, यानी कि सिंधु नदी के भी दाईं तरफ वाला, उस तरफ वाले जो हिस्से हैं, अफगानिस्तान में जहां पर नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वहां पे कुछ नदियों का वर्णन हमको देखने को मिल जाता है, वहां की कुछ नदियों का हमको अध्ययन देखने को मिल जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान के आसपास अगर हम देखेंगे तो 4 प्रमुख नदियां हैं जो हमको देखने को मिलेंगी। 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो अफगानिस्तान क्षेत्र में हमको देखने को मिल जाती हैं, और बड़ा क्रमिक रूप में इसका वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस किसी भी रूप में कर दिया गया है। नदी सूक्त में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही विधिवत तरीके से इसका वर्णन होते हुए देखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक पहले थोड़ा भारत का ये बड़ी सी परिसीमा बना करके उसमें कुछ नदियों के नाम मैं आपको यहां पर दिखाता चलता हूं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि, तो दक्षिण भारत में हमें जाना नहीं है, उत्तर वाले हिस्से को अगर हम थोड़ा सा बनाना चाहें, ठीक है, इसमें इधर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा चली जाएगी, इधर हमारी ये भारतीय सीमा रहेगी, ऐसे करके कुछ। एक, इधर हमारी कुछ भारतीय सीमा रहेगी, ऐसे करके कुछ, है ना। सपोज दैट ये इंडिया मैंने आपको बनाने का प्रयास किया, सकता है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। आप इसको जो है, ये तो खैर नेपाल की सीमा हो जाएगी इधर, आप इसको थोड़ा सा ऐसे यहीं से ऐसे भारत की तरफ नीचे क्यों ले जा सकते हैं, इधर नेपाल जुड़ जाता है ना। खैर जो भी हो, हमें तो नदियों वाला हिस्सा लेकर के चलना है। नदियों वाले हिस्से को लेकर के चलेंगे तो इसमें आपको मालूम है कि एक नदी जाएगी, ये जिसको हम कहेंगे क्या, सिंधु नदी है। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी है।
अब ये नदी जो सिंधु यहां पर मैंने बनाई है, ये नदी जो सिंधु यहां पर बना दी है मैंने, इस नदी के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो हम देखने का, खंगालने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में पश्चिमोत्तर उप भारतीय उपमहाद्वीप की जो नदियां हैं उसमें अफगानिस्तान में 4 नदियां प्रभावित होती हुई, खास तौर से 4 नदियां प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं। अब इन 4 नदियों में कौन कौन सी 4 नदियां हैं, इसमें सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो हम कुभा या कुंभा नदी के रूप में उसको हम जानेंगे, सब समथिंग लाइक दिस। ये इसको हम लोग कुंभा रिवर या कहीं कहीं कुभा रिवर भी लिखा रहता है, कुभा या कुंभा एक ही बात है। वर्तमान समय में इसी को हम लोग काबुल नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काबुल रिवर के नाम से इसी को जाना जाता है, ये काबुल रिवर। अब इसका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, इसका मतलब ये लोकेशन जो है वो ऋग्वैदिक काल की, इसमें कोई दो राय नहीं, ऋग्वैदिक काल की। इसके अलावा अफगानिस्तान की एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसको वर्तमान समय में कुर्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी के नीचे आप देखेंगे एक नदी और ऐसे करके बहती है कुर्रम के नाम से, लेकिन अब उसको जो है ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जा रहा है? क्रुमु कहा जा रहा है, क्रुमु, या कहीं कहीं क्रमु लिखा रहता है, क्रमु, और वर्तमान समय में इसी को कुर्रम कहा जाता है, कुर्रम। तो ये कुर्रम क्षेत्र है, ये क्रमु नदी है। तो एक रिवर आपकी ये हो गई और दूसरी रिवर आपकी ये हो गई। उसी के थोड़ा और दक्षिण की तरफ जब हम आएंगे तो आपको एक और महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलेगी जिसको वर्तमान समय में गोमल नदी कहा जाता है, लेकिन उस समय शायद उसको गोमती नदी के नाम से जाना जाता था, गोमती। वर्तमान समय में इसको हम गोमल के नाम से जानते हैं। यहीं पे गोमल दर्रा भी आपको सुनने को मिला हो। और आपने स्वात घाटी का नाम निश्चित तौर से सुना होगा। तो स्वात घाटी जो है वो जिस नदी के किनारे बसी हुई है वो सुवास्तु नदी है। ये सुवास्तु नदी जा रही है आपकी, और इसको हम लोग, ये सुवास्तु है, इसी को वर्तमान समय में स्वात के नाम से जानते हैं। स्वात, स्वात घाटी तो जरूर सुना होगा। तो आप देखिए यहां पे जो ये पूरा का पूरा लोकेशन हमने आपको बताया नदियों का, ये पश्चिमोत्तर हिस्सा है, सिंधु के पास का ही है। हमेशा हम किसी भी, आप देखेंगे भूगोल हो या फिर इतिहास हो, हमेशा किसी भी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए अक्सर ही हम लोग किसी मुख्य नदी की का वर्णन करते हैं, मेन रिवर। और मेन रिवर के आसपास का जो जिसको हम बोलते हैं कि बेसिन एरिया जो होता है, जिसमें तमाम सारी नदियां जाल बना करके उस मुख्य नदी में आकर के मिलने का प्रयास करती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरी रिवर कह सकते हैं, सहायक नदियां कह सकते हैं। तो सहायक नदियों से उस स्थान को उतना नहीं जाना जाता जितना कि सहायक, जिसकी वो सहायक नदियां हैं, वो जो उसकी मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी से जाना जाता है। इसीलिए भले ही आप इसे काबुल कह लीजिए, कुर्रम कह लीजिए, गोमल कह लीजिए, स्वात कह लीजिए, या फिर इनके प्राचीनतम नाम कुंभा, क्रुमु, गोमती या फिर सुवास्तु कह लीजिए, लेकिन ये सब सिंधु के रीजन में है, इसलिए इनको इसीलिए सप्त सैंधव में सैंधव रीजन ये भी है। सैंधव क्षेत्र इसको भी स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैंने आपको बताया जैसा कि अभी अभी कि ऋग्वेद में नदियों से जो घिरा इलाका है, नदियों से जो घिरा इलाका है, उस नदी से घिरे इलाके को क्या कहा जा रहा है? सप्त सैंधव कहा जा रहा है, सप्त सैंधव या सप्त सैंधव। तो सप्त सैंधव का मतलब हो गया सिंधु और उसके आसपास की 7 नदी। अब उसमें कुछ नदियां हैं जो डायरेक्टली, ये तो पश्चिम की ओर हो गई, उस तरफ हो गई। अब अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ भी कुछ सहायक नदियां हमको देखने को मिलती हैं, जिनमें से 5 जो प्रमुख हैं वो पंजाब बनाती हैं। इसमें से स्वयं एक नदी तो ये सिंधु है ही, ये स्वयं एक नदी मैंने आपको सिंधु दिखाई, सिंधु रिवर आपको दिख रहा है, सिंधु नदी आपको देखने को मिल रहा है। सिंधु नदी के अलावा एक और नदी है जिसको वितास्ता के नाम से जाना जाता है, वितास्ता के नाम से। तो ये समथिंग कुछ वितास्ता इस तरीके से है, ये वितास्ता नदी है। एक मिनट, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। नदी जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का मैं बना देता हूं, ठीक है। ये वितास्ता है। अब ये जो वितास्ता है इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, वितास्ता, वितास्ता, है ना।
ये वितास्ता नदी है। ये वही वितास्ता नदी है जिसको हम अक्सर आज की डेट में झेलम के नाम से जानते हैं। यही झेलम रिवर है। झेलम कह लीजिए या वितास्ता कह लीजिए, एक ही बात है। झेलम आज का नाम है और वितास्ता इसका प्राचीन नाम। वितास्ता का वर्णन देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे एक और नदी का वर्णन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग अश्किनी के नाम से जानते हैं। ये अश्किनी नदी है, अश्किनी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अब कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में तो बताए। ये अश्किनी रिवर है, अश्किनी। कोई वर्तमान समय बता सकता है तो बताए, अश्किनी को अब किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में ये अश्किनी वाला जो रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये अश्किनी नदी कौन सी है? चेनाब जिसको कहते हैं वर्तमान समय। इसी तरीके से एक और नदी है जिसको हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, तब हम उसे पौरुष्वणी के नाम से जान रहे हैं। ऋग्वेद में उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? पौरुष्वणी नदी के नाम से जान रहे हैं, पौरुष्वणी। ठीक है, उसको हम लोग पौरुष्वणी नदी के नाम से जान रहे हैं, ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये पौरुष्वणी, परुष्वणी, जो भी, पौरुष्वणी। अब पौरुष्वणी कह लीजिए या इसी को आप रावी कह लीजिए, एक ही बात है। और ये वाली कौन सी है? चेनाब। ये चेनाब। तो झेलम, चेनाब, रावी, यानी वितास्ता, अश्किनी और पौरुष्वणी, ये प्राचीन नाम है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे ये सतलज नदी है, यहां से जा रही है। ये तकरीबन यहां से आपको ये सतलज नदी जाके आप देख सकते हैं कि फिर सारी नदियां इसी सतलज में आकर मिलती हैं और सतलज जो है सिंध में जाकर के मिलती है। तो ये सतलज जो है ये शतुद्री के नाम से जानी जा रही है। किसके नाम से? शतुद्री। ये शतुद्री है और शतुद्री को ही हम लोग सतलज कह रहे हैं, या कहीं कहीं सतलुज लिखा रहता है या सतलज, एक ही बात है। और इसी में एक छोटी सी नदी और आकर के मिलती है जिसको ऐसे करके दिखाया जा सकता है। ये आपकी विपाशा नदी है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में कौन सी है? नहीं, ऋग्वैदिक काल में इसको क्या कहा जा रहा है? विपाशा कहा जा रहा है। और वर्तमान समय में यही ब्यास नदी है, ब्यास। तो ये जो इन 5 नदियों का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपका क्या है? यही क्षेत्र पंजाब है। अगर हम इस पंजाब क्षेत्र की बात करें तो मैं आपको यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये पंजाब का है। ये पंजाब है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा है? ये आपका पंजाब। ठीक, ये आपका इलाका कौन सा है? पंजाब का है। ये रीजन, ठीक है ना। तो आपको पंजाब रीजन या पंजाब क्षेत्र जो है तकरीबन समझ में आ जाता है कि पंजाब क्षेत्र जो है वो कौन सा है। ये तकरीबन आपको पंजाब वाला एरिया जो है वो समझ में, ये पंजाब रीजन। इसके अलावा सरस्वती नदी भी है। इसके अलावा एक नदी और है जो सरस्वती के नाम से जानी जाएगी, सरस्वती। अब सरस्वती को कई जगहों पर घग्गर के नाम से, लेकिन वर्तमान स्थिति में सरस्वती तो है नहीं, मतलब कहीं यहां कहीं जो है सरस्वती का विस्तार रहा होगा, सरस्वती। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी इसको घग्गर के नाम से जानते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो सरस्वती जो है वो अब देखने को नहीं मिलती, विलुप्त हो गई। तो ये सब तमाम सारी नदियां हैं जिसका ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिलता है। ये वाली जो वस्तुतः स्थिति जो है ये ऋग्वेद में वर्णित है, ये सारी नदियां ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो ये एरिया आर्यों का प्रारंभिक, जो जिसको हम कह रहे हैं कि शुरुआती पूर्व वैदिक काल वाला जो हिस्सा है, ऋग्वैदिक काल वाला जो हिस्सा है, उसमें ये रीजन तो हमको देखने को मिल ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन हो रहा है वो सिंधु का है। सिंधु बहुत स्थानों पर, मतलब ऋग्वेद में ऐसे ओजपूर्ण शब्दों से उसका वर्णन किया गया है कि आप डीपली उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपको आंखों के सामने सिंधु नदी बह रही हो।
इतना बार उसका वर्णन है, तकरीबन 36 बार जो है सिंधु का शायद वर्णन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो ये मतलब 100% में नहीं, थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं आ रहा। लेकिन अब इसको बहुत प्राचीन रूप में देखा जाता है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी यही है, बार बार इसका उल्लेख हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसको हमने कहा कि ये सप्त सैंधव रीजन है, यही सप्त सैंधव प्रदेश है। ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, अब यही सप्त सैंधव रीजन है, यही सप्त सैंधव क्षेत्र हो गया। माने मोटे तौर पर अगर हम इसमें सप्त सैंधव क्षेत्र को प्रदर्शित करना चाहें तो आप इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो इलाका हो गया आपका, अब ये जो पूरा संपूर्ण इलाका जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा ज्यादा आगे बना दिया मैंने, ठीक है। ये जो संपूर्ण इलाका आपको जो देखने को मिल रहा है, ये संपूर्ण इलाका, ये पूरा आपका सप्त सैंधव रीजन हो गया। समझ में आ रही कि नहीं? ये आपका पूरा क्या हो गया, सप्त सैंधव क्षेत्र हो गया। तो सप्त सैंधव क्षेत्र भी संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इलाका मैंने आपको बताया लगभग ऐसा, ठीक है। ये सप्त सैंधव रीजन में हमको देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको प्रदर्शित किया। अब डेफिनेटली इसके अलावा भी कुछ नदियों का वर्णन इस ऋग्वेद में यहां पर किया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें कुछ और भी नदियों का वर्णन किया गया है। अब वो कुछ और नदियां कौन सी हैं, वो कुछ और नदियां कौन सी हैं, उनके बारे में हमको देखना होगा। वो कुछ अन्य नदियां जो हैं वो कौन सी हैं, अन्य नदियां कौन सी हैं उनके बारे में देखना होगा। तो अन्य नदियों में जैसे ये सरस्वती है ना, जैसे ये सरस्वती के बाद, सरस्वती का मैं थोड़ा सा और बता करके फिर अब दूसरी नदियों के बारे में डिस्कशन करूंगा। सरस्वती का काफी अच्छा महत्वपूर्ण वर्णन हमको देखने को मिलता है। सरस्वती को उसमें नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में, बड़ा महात्म्य है सरस्वती नदी का। इसको जो है नदीतमा के रूप में भी कई जगहों पर कहा गया है, नदीतमा, ठीक है। नदीतमा सरस्वती को नदियों में उत्तम है, जो सबसे नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध है जिसको कह सकते हैं, उसको नदीतमा के रूप में कहा गया। सरस्वती की प्रशंसा ऋषियों ने बहुत बार करी है, ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरीके से करी है। सरस्वती के साथ साथ एक और नदी का भी उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसको दृशद्वती नदी के नाम से जाना जाता है। दृशद्वती या कहीं कहीं दृशदवती ऐसे भी लिखा रहता है, तो दृशदवती नदी भी एक है। अब कहते हैं कि सरस्वती और दृशदवती ये दोनों नदियां जो हैं ये दक्षिण की ओर आगे की ओर बढ़ती हैं। वर्तमान समय में इसको दृशदवती को चौतांग नदी के रूप में लोग वर्णित करते हैं। वर्तमान में इसको चौतांग नदी जो है उसके रूप में जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और सरस्वती तो वो है ही। सरस्वती को सिंधु माता के नाम से भी जानते हैं, भी हमको ध्यान रखना है। नदीतमा के अलावा सिंधु माता यानी कि सभी नदियों की माता के रूप में भी सरस्वती का वर्णन होते हुए देखने को मिलता है। वाजस्नेही संहिता में सिंधु, इसकी 5 सहायक नदियां जो हैं, सरस्वती की 5 सहायक नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए एक अलग से सूक्त बनाए गए हैं। वैदिक काल में कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो अंततः यहां कहीं दक्षिण में या इस भूभाग में जहां पे अब मरुभूमि हो गई है, वहां पे सारस्वत नाम का या सरस्वत नाम का सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। उस समुद्र में यह अपने जल को छोड़ती थी। जैसे नदियां अपना सारा जल प्रवाहित कर देती हैं सागर में, तो सरस्वती सारस्वत समुद्र में अपना जल उड़ेल देती है। वैदिक काल में यह कहा गया कि सरस्वत जो है वो सूख गया, और जब सरस्वत सागर सूख गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरस्वती नदी जो है उसी के मरुभूमि में विलीन हो गई, रेगिस्तान में चली गई। और जहां पर वह विलीन हुई, समथिंग हियर, यहां कहीं पर जहां पर वो विलीन हुई सरस्वती नदी, उस जगह को पंचविश ब्राह्मण में और जैमिनीय ब्राह्मण में विनशन कहा गया है।
क्या कहा गया है? इस जगह को विनशन कहा गया है पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण में। पंचविश और जैमिनी, इन ब्राह्मणों में इसके खोने की जो जगह है, सरस्वती के खोने की, यहीं कहीं खो गई वो, इसके खोने की जो जगह है, यहीं पे चौतांग नदी भी बह के आ रही है, वो अभी नहीं देखने को मिल रही, दृष्टवती उसको कहा जा रहा है। तो कई बार सैंधव रीजन में इन दो नदियों को मिला के 7 भाग, यानी 5 ये पंजाब की और 2 सरस्वती और दृष्टवती को मिलाकर के सप्त सैंधव बनता है। कई बार उसको ना लेते हुए, केवल सरस्वती को लेते हुए और सिंधु को स्वयं इंक्लूड करते हुए ये जो इलाका है उसको हम लोग सप्त सैंधव के रूप में जानते हैं। तो सप्त सैंधव वाला क्षेत्र क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। मोटे मोटे तौर पे ये वाला हिस्सा तो सप्त सैंधव है ही है, ठीक है। ये यहां पर कहीं पर इस एरिया में कहीं पर सरस्वत सागर रहा होगा, जो कि अब सूख गया है, क्योंकि हमको मालूम है कि भारत का पश्चिमी भाग आज रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, मरुभूमि के रूप में जाना जाता है, तो उसको मानना भी थोड़ा आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इनके अलावा और किन नदियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है? ये तो हो गई इधर की बात, सब सैंधव रीजन की बात। इनके अलावा भी कुछ नदियों का वर्णन हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे कहीं पे गंगा नदी जो है इस तरीके से आपकी बहती हुई दिखाई देती है। बगल से आपको ये यमुना नदी बहती हुई दिखाई देती है। तो गंगा और यमुना का भी वर्णन हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे चल करके गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में, अगर हम गंगा की बात करें तो ऋग्वेद में ये गंगा जो है ये केवल एक बार, ये गंगा नदी है और ये यमुना है, ठीक है। तो अगर हम गंगा और यमुना की बात करते हैं तो गंगा जो है ऋग्वेद में एक बार वर्णित है, और यमुना जो है इसी ऋग्वेद में 3 बार इसका वर्णन किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन है, तो ये भी क्षेत्र वहां का माना जाएगा। इसी में अगर हम देखें तो एक और नदी हमको देखने को मिलती है जिसे मरुद वृद्धा के नाम से जाना जाता है। तो मरुद वृद्धा जो है ये नदी का विवरण भी हमको देखने को मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कश्मीर में कहीं पे बहती रही होगी मरुद वृद्धा, ठीक है। मरुद एक मिनट, ये कश्मीर रीजन में हम केवल क्षेत्र दिखा देते हैं आपको। मरुद वृद्धा इस तरीके की एक नदी है जो कश्मीर में यहां कहीं पे या यहां कहीं पे इस वाले एरिया में या यहां कहीं पर बहते हुए देखने को मिलती है। अब इसको लेकर के कंफ्यूजन है, थोड़ा मतभेद है तमाम सारे इतिहासकारों में। डॉक्टर रॉथ जो है वो कहते हैं कि मरुवृद्धा जो है उस नदी का नाम है जो वितास्ता और परुष्वनी नदी के मिलने से बनती है। अब वितास्ता और परुष्वनी नदी को आप लोगों ने यहां पर देखा है, ये है वितास्ता और ये है आपकी परुष्वनी नदी। अब वितास्ता और परुष्वनी नदी यहां पर मिल रही है, मिल करके बन रही है, तो इसके आगे का रीजन ये वाला हो गया, फिर ये कश्मीर से थोड़ा सा दूर है। तो अब इसी को लेकर के कंफ्यूजन है कि वास्तविक रूप में ये नदी कहां पर है, परंतु फिर भी कश्मीर रीजन में जरूर है, कश्मीर क्षेत्र में जरूर है, इसको ऋग्वेद स्पष्ट करता है। तो एक नदी है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मरुद्वृद्धा कह सकते हैं, जो कश्मीर क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगी, कश्मीर रीजन जो है उसमें देखने को मिलेगी। तो एक तो ये स्पष्टता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ये स्पष्टता है। कई दूसरे लोग हैं जो मरुद्वृद्धा को मरुवर्धन नदी के नाम से जानते हैं। मरुद्वृद्धा जो है इसी को ही क्या कहते हैं, मरुवर्धन नदी के नाम से जानते हैं, और ये कहते हैं कि कश्मीर के उत्तरी हिस्से में यह नदी अलग स्वतंत्र रूप में बहती है। तो इसीलिए इसको लेकर एक कंफ्यूजन है। बाय द वे जो भी है, मरुद्वृद्धा नाम की एक नदी अवश्य है यहां पर, जो कि उत्तरी भारत के ही हिस्से में बिलोंग करती है। नदी सूक्त में एक सूक्त लिखा गया है, एमं में गंगा यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचाता पौरुषणा अस्किन्या मरुद्वृद्धे वितास्त्या जीर्केयो श्रृंशत्या सुषमोसया, ऐसे करके एक श्लोक है जिसमें
एक बार गंगा का नाम आता है, तो गंगा का नाम इसी श्लोक में जिसमें लिखा है इमं में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्रिस्तमो सचता। इस श्लोक में एक बार गंगा का नाम तो है ही, यमुना का नाम है ही, सरस्वती का नाम है ही, असिक्या करके अस्किनी का नाम भी उसमें आता है, मरुद्वृद्धे करके मरुद वृद्धि वृद्ध नदी का नाम भी आता है, वितस्त्या करके वितास्ता नदी का नाम आता है, ऐसे करके परुष्णा करके परुष्वणी नदी का नाम आता है इसी श्लोक में। तो कई सारी नदियों का नाम इसमें आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर है तो वो इलाके लगभग सभी नदियों के हमने आपको यहां पर रिप्रेजेंट किए, शो किए, दिखाए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है उसको मरुद्वृद्ध्या के रूप में, मरुवर्धन के रूप में कई सारे लोगों ने स्वीकार किया है। कई सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया कि उत्तर से दक्षिण में आती है, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, ऐसा कुछ वर्णन है। खैर इसको छोड़ते हैं। मोटे मोटे तौर पर हमको यह समझ में आएगा कि ऋग्वैदिक आर्य जो है ये इस तरीके की भूमि में ऋग्वैदिक आर्यों का हमको जमावड़ा देखने को मिलता है। अब ओवरऑल क्योंकि गंगा का एक बार वर्णन है, इससे हमको यह स्पष्ट होता है वो गंगा को जानते हैं पूर्व वैदिक काल के लोग, लेकिन वहां पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो गंगा एक तरीके से पूर्वी सीमा हो जाती है ये ऋग्वैदिक काल के लोगों की। और मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कुंभा नदी है, काबुल नदी है जिसको बोल रहे हैं, तो काबुल सबसे पश्चिमी नदी के तौर पर है। तो काबुल से लेकर के गंगा तक का जो विस्तृत क्षेत्र है, काबुल से गंगा तक का जो विस्तृत क्षेत्र है, ये आरंभिक जो ऋग्वैदिक लोग हैं, आरंभिक वैदिक सभ्यता जो है वो यहां पर निवास करती है। इतना स्पष्ट हो गया। आई होप कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई हों। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे देता हूं। वो ये है कि 23 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। अभी भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, भाई बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें पढ़ाया जाता है। यूपीएससी को सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हैं तो यार यूट्यूब से नहीं हो सकता है, मतलब आप समझो, क्योंकि यहां पर वन वे स्टडी चलती है। जो मैं बता देता हूं वो आप सुन लेते हैं। सही परफेक्ट स्टडी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन से होती है, जो कि आपको इस बैच में मिलेगी। इस बैच में आप सिल्वर के माध्यम से, गोल्ड के माध्यम से या फिर प्लैटिनम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। 18 महीने, 30 महीने और 42 महीने की वैलिडिटी है। सिल्वर की फी जो है मैंने आपको कई बार पहले ही बताई है, फिर बता दे रहा हूं, 23,999 रुपए। ठीक है, गोल्ड की फीस जो है ये आपकी 26,999 रुपए और प्लेटिनम की फीस जो है ये 29,999 रुपए, यानी विद इन 30,000 है ना, आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी की 3 साल के लिए। यानी 1 साल के लिए 10,000 रुपए तकरीबन आपका बनता है। तो 1,000 रुपए महीने भी नहीं पड़ रहा है, और इसमें लेंगे तो और भी ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा, 23,999 पड़ेगा। विरद लाइव कोड का इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सीसेट के सेपरेट बैचेस शुरू हो चुके हैं। हालांकि ए वाले बैच में सभी में आपको सीसेट मिलेगा। यहां पर सीसेट जो है, आप अगर बैचेस नहीं खरीदना चाहते हैं, केवल सीसेट लेना चाहते हैं, तो केवल सीसेट का बैच भी चल रहा है। इसके लिए भी आप विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये बैच परचेज कर सकते हैं 4,999 में। एंड डेफिनेटली आप ऑप्शनल को लिए बगैर कैसे ही क्वालिफाई करेंगे, तो ऑप्शनल आपके लिए तमाम सारे अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम के कई सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी साहित्य को प्रेफर करते हैं, तो हिंदी साहित्य भी अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो बाइलैंग्वेज में अवेलेबल हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसमें भी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इन्हीं वैलिडिटीज के साथ में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ दूसरे एरियाज के बारे में भी बताते हैं। तो अन्य स्थलों में अगर हम देखें, तो अन्य स्थलों में अन्य भौगोलिक विवरणों में अगर हम देखें तो कई जगहों पर नदियों, कई जगहों पर समुद्रों का विवरण हमको देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए भी हम एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें जो है स्पष्ट समझ में आए। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर हम भारत का ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम नदी की बात करें तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सिंधु नदी को ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे करके सिंधु नदी है। सिंधु के बाद आपको यहीं पर आपको ये सतलज नदी जो है इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रवाहित होती है। इसमें बहुत सारी बीच में अन्य नदियां भी हैं। यहाँ से आपको ये गंगा नदी जाते हुए देखने को मिल रही है, यहाँ से यमुना नदी आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो इलाका है, इसके उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में उसे हिमवंत के नाम से जाना गया है।
ऋग्वेद में उसे किस नाम से जाना गया है? हिमवंत के नाम से जाना गया। ठीक है, हिमवंत पर्वत। अब ये देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये इधर वाला जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि समथिंग यहां वाला जो इलाका है, यहां पे आपको कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। इस वाले इलाके में कई सारी पर्वत जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये सब पर्वतों वाला भाग है, पर्वतीय भाग है ये सब, है ना। ये सब आपका कैसा भाग है? ये पर्वतीय भाग है। और ये पर्वतीय भाग बहुत, मतलब यहां से देखा जाए तो पूरा हिमालयन रीजन जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हिमवंत कह रहे हैं। इसी हिमवंत के पश्चिमी इलाके में आपको एक पर्वत चोटी देखने को मिलेगी। इस पर्वत चोटी को यहां पर मान लेते हैं, ये पश्चिमी इलाका है। इस पर्वत चोटी को बोला जा रहा है मुजवंत पर्वत कह रहे हैं, इसको मुजवंत चोटी कह रहे हैं। और मुजवंत चोटी की अगर हम बात करते हैं तो मुजवंत चोटी जो है हिमालय के पश्चिमी भाग में तो है ही, लेकिन ये औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? औषधीय गुणों के लिए, औषधीय गुणों के लिए जानी जा रही है मुजवंत, औषधीय गुणों के लिए जानी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहां से एक सोमलता नाम का एक पौधा पाया जा रहा है, जिसको पीस करके सोमरस प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सोमरस इनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ है। प्रिय पेय पदार्थ ये सोमरस है। ठीक है, ये प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है? ये सोमरस है। और सोमरस को कहीं कहीं पे, क्योंकि मुजवंत पर्वत पे मिल रहा है, इसीलिए इसको मौजवत भी कहा जा रहा है। मौजवत का मतलब हो गया सोमरस, जो कि मुजवंत पर्वत पे मिल रहा है। औषधीय गुणों के कारण इसको इसका वर्णन कुछ इस तरीके से मिलता है, जब कोई बीमार हो रहा है तो उसके लिए दुआ करी जा रही है कि इसकी बीमारी मुजवंत में चली जाए। तो मुजवंत में चली जाए मतलब रोगों से दूर करने के लिए दवा चाहिए, तो दवा से ही रोग दूर हो सकते हैं। तो ऐसी कल्पना वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा ऋग्वेद में ये वाला जो इलाका है, ये गंगा यमुना का जो दोआब है, दोआब, आप इन नदियों को तो पहचान ही रहे हैं ना, ये गंगा नदी है और ये कौन सी है? यमुना है। तो गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, इसमें ऋग्वेद के 4 जो, जिसको कह सकते हैं हम, इस दोआब क्षेत्र में ऋग्वेद के 4 प्रमुख जनजातियों का वर्णन है। जनजाति, जैसे आप लोगों ने दसराग युद्ध का नाम सुना होगा, दसराग्य युद्ध का नाम सुना होगा, तो उसमें कई सारे जो वर्ग के लोग हैं, कबीले के जो लोग हैं, वो आपस में मिलकर के लड़ते हैं। 10 कबीलों का एक ग्रुप है जो लड़ रहा है। तो उसमें शिग्रु हैं, यक्षु हैं, शिग्रु, यक्षु, इन्हीं में से एक यक्षु हैं। इन्हीं में से एक नाम जो है वो अजू का है, अजू या अज्जू ऐसे करके बोला जाता है, या अज भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और एक नाम है क्रीवी। ये जो प्रमुख 4 जनजातियां हैं, ये आपके इसी दोआब रीजन में देखने को मिलती हैं। तो दोआब रीजन भी वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अलावा ये लोग समुद्रों से भी परिचित हैं। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी वर्णन किया गया है, समुद्र भी है। लेकिन अब समुद्र जो है उसको लेकर के कंफ्यूजन है इतिहासकारों के बीच में। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि क्या आज जिस तरीके से हम समुद्र को समझते हैं, क्या ऋग्वैदिक काल के लोग भी उसको उसी तरीके से समझते थे? पूर्व वैदिक काल के लोग भी उसी तरीके से उससे परिचित थे? मैक्स मूलर का कथन इसमें यह है कि मैक्स मूलर इस संदर्भ में कहते हैं कि यस, डेफिनेटली जो समुद्र है उससे आर्य परिचित थे। प्रारंभिक आर्य परिचित हैं, ये मैक्स मूलर कह रहा है। लेकिन आप लोगों ने रामशरण शर्मा जी को पढ़ा होगा, रामशरण शर्मा, इनको पढ़ा होगा, तो ये कह रहे हैं कि ये अपरिचित हैं, समुद्र से अपरिचित हैं। लेकिन समुद्र शब्द का फिर प्रयोग हुआ तो उसका क्या अर्थ है? उसमें शर्मा जी का कहना है कि ये वो वास्तविक समुद्र नहीं है। उनके अनुसार समुद्र का मतलब विशाल जल भंडार वाला जो इलाका है, क्षेत्र है। और ये कल्पना भी ठीक लगती है अपने आप में। जैसे तमाम प्राचीन तरीके के लोग इसी तरीके से कहते थे। आप जैसे मानिए कि अगर हम परदेश बोल रहे हैं, तो परदेश का मतलब ये नहीं है, आज के समय में हम विदेश का मतलब क्या समझते हैं, हमारे भारत देश के बाहर जो दूसरे देश हैं उनको विदेश समझते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। जैसे आप एक गांव में रह रहे हैं, भारत के अंदर ही एक गांव है और भारत के अंदर ही एक बगल में ही दूसरा एक गांव है, तो दूसरे गांव के लोग भी पहले गांव के लोग को परदेशी बोल रहे हैं। आप लोगों ने तो गाना सुना होगा ना, कौन दिशा में लेके चला रे विदेशिया। तो विदेशिया कौन है? ये विदेशिया परदेशिया कौन है? ये
है। तो ये परदेसिया वही है, विदेशिया वही है, मतलब अपनी जगह से, अपने कुनबे से अलग। मतलब आप ऐसे मानिए कि शिग्रू के लिए यक्षु विदेशी होंगे। तो ये इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे ही समुद्र का मतलब वो समुद्र नहीं जो आज हम जानते हैं। समुद्र का मतलब बड़ा सा जो पानी का भंडार है वो समुद्र है। समझ में आ रही कि नहीं, आप बात आ रही है? तो ये चीज, ये लेकर के, समुद्र को लेकर के थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं आपस में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में, अच्छा, समुद्र के लिए एक शब्द का पर्टिकुलर यूज किया गया है, उसको अर्णव कहा गया है। अर्णव, ये चीज आप कहीं नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये तो आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो अर्णव जो है समुद्र को कहा जा रहा है, एक अलग बात है। 4 प्रकार के ऋग्वेद में समुद्र बताए गए हैं, पूर्व, अपर, पर, अवर। ठीक है, पूर्व, अपर, पर और अवर। वास्तविक लोकेशन इनकी ज्ञात नहीं है, लेकिन है। हाँ, इसमें एक सारस्वत, यहां कहीं आपको सारस्वत समुद्र जरूर देखने को मिलता है, सारस्वत या सरस्वत समुद्र। ठीक है, इस तरीके से एक सरस्वत समुद्र का उल्लेख हमको जरूर देखने को मिलता है एक्स्ट्रा। खैर, अब उत्तर वैदिक काल के आर्यों की अगर हम बात करें तो उनकी भौगोलिक सीमा का विस्तार अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है, ऋग्वैदिक काल में ये यहां पर है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये इस तरफ और ज्यादा मूव कर जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में यही चीज पूर्व की तरफ और ज्यादा मूव हो जाएगी। तो जब पूर्व की तरफ मूव हो जाएगी तो वो एक तरीके से देखें तो पूर्वी देशों में उनका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में एक विशेष प्रकार के सारांश दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुगण एक पुरोहित हैं, वो पीछे पीछे अग्नि के चल रहे हैं, अग्नि आगे आगे चलती चली जा रही है, तो विदेह तक जो है वो फैलती चली जा रही है ना। तो सरस्वती से लेकर के आगे विदेह तक का जो प्रांत है, वहां तक कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि विदेह के महाराजा जनक हुआ करते थे, ऋषि याज्ञवल्क हुआ करते थे, उनके समकालीन है राहुगण नाम के जो पुरोहित हैं। ऋग्वेद में उनके तमाम सारे नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उत्तर वैदिक काल का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सप्त सैंधव रीजन से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य जो है वो सदानीरा और उसके पूर्वी भाग में जाकर के बस गए, जो कि गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा घाटी में मुख्य तौर से उनकी बस्ती है। कुरु, पांचाल, ये सब प्रदेश में उनकी महत्वता हमको ज्यादा देखने को मिलती है ना। कुरु पांचाल वाला जो रीजन है उसमें महत्वता थोड़ी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मैं अगर उसको ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो ये आपको मालूम है कि ये भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, अब भारत वाले हिस्से में जैसे ये मान लेते हैं कि सिंधु रीजन है, ये सिंधु नदी है ना, ये आपकी सतलज नदी है जो कि सिंधु में आकर के मिल गई। तो शुरुआती तौर पे आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये ऋग्वैदिक एरिया है वो समथिंग लाइक दिस, ये है ऋग्वैदिक एरिया। सपोज दैट ये ऋग्वैदिक एरिया यहां पर फैला है। ठीक है, ऋग्वैदिक एरिया अगर यहां पर फैला हुआ है, या ऋग्वैदिक एरिया से का थोड़ा, ये प्रारंभिक ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी थोड़ा बाद की ओर चलते हैं तो ऋग्वेद अपने आप को और विस्तारित भी करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सब इलाके जो हैं ये ऋग्वेद के अंदर ये भी आ जाते हैं। ऋग्वेद के अंदर इस तरीके के इलाके हमको देखने को मिलते हैं। तभी तो मैंने आपको बताया कि सरस्वत वगैरह का इलाका है वो कवर होते हुए देखने को मिलता है। इसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से करना चाहें तो कर देंगे अभी बाद में। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो है हमको कुछ इस तरीके की सीमा बनाता हुआ दिखाई देगा। ये गंगा नदी है, गंगा नदी के पूर्वी हिस्से में यहां तक फैल जाता है वो, मतलब इलाका ये रहेगा पूरा, इलाका तो ये पूरा रहेगा, लेकिन इसका विस्तार जो है काफी विस्तृत हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए ये विस्तृत एरिया जो है, ये विस्तृत एरिया जो है, इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये बीच में आपको, ओहो, ये वाला जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये उत्तर वैदिक काल में आपका पूरी तरीके से विस्तारित हो रहा है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का इलाका है जो आपको यहां पर विस्तारित रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये गंगा नदी भी यहां पर आप बना सकते हो, ये गंगा नदी हो गई आपकी, है ना, ये आपकी बगल से ये यमुना नदी हो गई। तो ये सब पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपका, ये उत्तर वैदिक काल का इलाका है।
ये उत्तर वैदिक काल का इलाका, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये उत्तर वैदिक काल का इलाका आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल वाला जो इलाका है वो आपको केवल जो ब्लू, जो मैंने आपकी प्रारंभिक रूप में ब्लैक कलर की जो लाइनिंग करी थी उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो इलाका है, ये इलाका जो था, ये वाला, ये प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल हो गया। ये प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का थोड़ी सी मात्रा जब बढ़ी, थोड़ा लेटर ऑन की बात करें अगर हम, तो लेटर ऑन में वो ऋग्वैदिक काल यहां तक भी फैल गया। ठीक है, तो ये और ये सब मिलाकर के ऋग्वैदिक काल हो गया। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये वाला इलाका हमको देखने को मिलता है जो यहां से लेकर के यहां तक पूरी तरीके से कवर्ड है। अब इसमें कई सारे इलाके हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कुरु प्रदेश है, पांचाल प्रदेश है, इन सब की महत्वता इसी रीजन में हमको बढ़ते हुए थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। तो आपको मालूम है कि यहीं पे आपका जो है, यहीं पे आपका मालूम है कि आपको ये कुरु रीजन देखने को मिल जाएगा। कुरु है, पांचाल है, या पंचाल प्रदेश इसको बोला जाता है, पांचाल बोला जा सकता है, एक ही बात है। विदेह है, कोसल है, कोसल प्रांत है, कोसल रीजन है। यहां पे आपका पूर्व में अंग रीजन, अंग प्रदेश आपको देखने को मिलेगा एकदम पूर्व की तरफ। यहीं पर आपको मगध रीजन देखने को मिलेगा, मगध का इलाका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपका विदेह रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम सारे जो प्रदेश हैं यहां तक इनका विस्तार होता चला जा रहा है। विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में इनका नाम देखने को मिलता है। हिमवंत के बारे में मैंने आपको बताया ही। तमाम सारे हिमवंत के अलावा भी कुछ पर्वत चोटियां और हैं जो पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती हैं, जैसे त्रिककूट है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहां कहीं पे आपको त्रिककूट पर्वत भी देखने को मिलेगा। त्रिककूट पर्वत, 3 चोटियां एक साथ हैं इसमें। त्रिककूट है, कौंच है, मैनाक है, कौंच है, मैनाक पर्वत है। ये सब पर्वत आपको पूर्वी हिस्से में इस जगह पर देखने को मिलेंगे, इन जगहों पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी इसका एक भौगोलिक विस्तार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी इसका एक भौगोलिक विस्तार है। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है, तो गंडक नदी का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक नर्मदा नदी का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ये नर्मदा नदी समथिंग यहां से आपको बहते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, नर्मदा, तो नर्मदा नदी का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में। और तो जो नर्मदा नदी का उल्लेख हमको देखने को मिलता है वो नर्मदा के नाम से नहीं है, वो रेवा के नाम से है। रेवा को ही नर्मदा कहा जा रहा है आज की डेट में। शतपथ ब्राह्मण में उसको रेवा कहा जा रहा है। उत्तर वैदिक काल से हमको इतना जरूर पता चल जाता है कि पश्चिम के समुद्र और पूर्व के समुद्र दोनों की जानकारी उत्तर वैदिक काल के आर्यों को थी। यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है, जो इधर से आपका ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर से जो आपका ये अरब सागर है, अरब सागर जो है, इन दोनों प्रकार के सागरों की जानकारी हमको देखने को मिलती है निश्चित तौर पर। विंध्य पर्वत क्षेत्र उत्तर वैदिक काल की सीमा तय करता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के सामान्यतः अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य जो है वो भारत के उत्तरी हिस्से को ही उसको इसी ये वाला जो रीजन है इसी को पूरा आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही आपका क्या हो गया, आर्यवर्त हो गया, आर्यवर्त। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका क्या हो जाता है, आर्यवर्त हो जाता है। और आर्यवर्त नाम जो है आपको मनुस्मृति में देखने को मिलता है। मनुस्मृति में आप इस एरिया को ही आर्यवर्त के रूप में जानते हैं या देखते हैं या खंगालते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये है इलाका जो कि भौगोलिक विस्तार के तौर पर ऋग्वैदिक सभ्यता में जाना जाता है। आशा करते हैं कि आज का ये जो पूरा का पूरा सेशन है ये आपने जरूर देखा, जाना, सुना, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे, वैदिक विस्तार आपने समझ लिए होंगे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। इस लेक्चर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे हमारे टेलीग्राम में जुड़ करके। ये टेलीग्राम है हमारा। जनरली आप टेलीग्राम में विरद.दुबे इस नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से और फेसबुक में भी इसी नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का समय शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।